नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत कुमार है। मेरी उम्र 26 वर्ष है। मैं छत्तीसगढ़ के एक गांव का निवासी हूं। ये बात तब की है जब मैं 21 साल का था। मैंने उसी दौर में अपने कॉलेज में मैंने बहुत कुछ सीखा था। हमारी पड़ोसन जिसका नाम रुचि था और वह बहुत गरीब थी। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का जीवन चला रही थी। धीरे धीरे मैंने 12वीं पास की और मैं इंजीनियरिंग करने के लिए रायपुर चला गया। मैं वहां कुछ दोस्तों के साथ किराए पर कमरा लेकर रहने लगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। इंजीनियरिंग के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें देखीं। वहां इंजीनियरिंग के दोस्त अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती सब करते थे और ये बात मुझे अंदर तक झकझोर देती थी। ये सब देखकर मुझे भी इस सब में रुचि आने लगी थी, मगर मुझे इस सब से डर भी लगता था कि कहीं मम्मी पापा को पता न चल जाए तो वो मेरी पढ़ाई बंद करके मुझे सीधे गांव में बुला लेंगे। जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म की तो उसके बाद मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो घर पर मम्मी की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। माँ की देखभाल करने के लिए मैं गाँव गया। मेरे गांव आने से दिक्कत कोई समाप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि इतना बड़ा घर रोज रोज घर की साफ सफाई करने में दिक्कत थी। इसलिए मैंने और पापा ने सोचा कि एक कामवाली रख लेते हैं। पापा ने इधर उधर बहुत ढूंढा, उनको कोई काम वाली नहीं मिली। फिर हुआ यूं, एक दिन रुचि मेरी माँ का हाल पूछने आई। वो मेरी पड़ोसन थी, तो उसको कहीं से पता चल गया था कि माँ का ऑपरेशन हुआ है। वो हाल जानने आ गई। जब रुचि घर में आई तब मैं माँ को दवाई वगैरह दे रहा था। अचानक रुचि ने भाभी भाभी करके आवाज मारी तो मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं स्तब्ध रह गया। फिर मैंने उससे नमस्ते की और पैर छूने के लिए झुका। उसने कहा, अरे बेटा, इतने दिनों बाद मिले हो, तेरा स्थान यहाँ नहीं है। ये कहकर मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर उसने कहा, भाभी कहाँ हैं? मैंने कहा, मम्मी अंदर रूम में आराम कर रही हैं। मैं उसको माँ के पास ले गया। उसने माँ से बहुत सारी बातें की। मैं बगल में बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। उसी समय मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना रुचि को घर के काम में लगा लिया जाए। वैसे भी ये गरीब है, इधर उधर मजदूरी तो करती ही है। मेरे घर पर काम करने लगेगी तो साथ ही इनको भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने बात रखी, बुआ हमें एक कामवाली की आवश्यकता है, आपकी नजर में कोई है क्या? मैं रुचि को बुआ कहता था क्योंकि मेरे माँ पापा को वो भैया भाभी कहती थी। वो मुझसे उम्र में बड़ी भी थी। मेरी बात पर रुचि बुआ ने कहा, मेरे नजर में तो फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन मेरा भी अभी कोई काम नहीं चल रहा है, तुम चाहो तो मैं कर सकती हूँ। मैंने भी कहा, ये तो अच्छी ही बात है बुआ, आप हमारी पड़ोसन हैं और हमारे घर का काम काज भी जानती हैं। वो बोली, ठीक है विनीत, मैं कल से आ जाऊंगी। ये कहकर रुचि चली गई। फिर अगले दिन वो आई और अपने काम में लग गई। रुचि झाड़ू पोंछा कर रही थी। वो कुछ देर बाद मेरे रूम में झाड़ू पोंछा करने के लिए आई। मैं रोज अपने रूम एक्सरसाइज करता हूँ। जब मैं रायपुर में रहता था तो उधर रोज जिम जाता था, लेकिन गांव में जिम नहीं था, इसलिए मैं घर में ही पुशअप करता हूँ। जब रुचि बुआ कमरे में आई तो उस समय मैं एक्सरसाइज कर रहा था। वो मेरे रूम में आई और मुझे एक्टिव देखने लगी। जिम जाने के वजह से मेरा शरीर गठीला और तगड़ा था। वो मुझे चोर नजर से देख रही थी। फिर मेरी नजर अचानक से उस पर पड़ी तो मैंने उठते हुए कहा, अरे आप? वो बोली, विनीत मुझे कमरे में झाड़ू पोंछा करना है, अगर तुम्हारी कसरत हो गई हो तो मैं कर दूं। मैंने कहा, ठीक है, आप अपना काम कीजिए। ये बोलकर मैं रूम से बाहर आ गया। फिर पता नहीं उसको क्या हो गया था, अगले दिन से वो अपने काम कुछ अजीब तरीके से करने लगी थी। लेकिन अभी अभी ये काम करने घर में आई है, फिर इसका बदलाव इतना जल्दी कैसे आ गया? फिर हुआ यूं कि एक दिन उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपनी माँ की कहकर जल्दी चली गई। मैंने थोड़ी देर बाद माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, आज बुआ नहीं आई थी क्या? माँ बोली, नहीं बेटा, वो आई थी, अपना काम करके चली गई। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं चुप हो गया। फिर माँ ने कहा, बेटा जरा जाकर देख तो आ, क्या हुआ है उसकी माँ को। समय पर उस बेचारी ने हमारी मदद की है, और यदि उसी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो तो तू उन्हें अस्पताल ले जाना, वो बड़ी गरीब है। माँ के कहने पर मैं उसके घर गया।
उसके घर में 2 कमरे थे, पीछे बाड़ी और आंगन में चूल्हा था जिसमें वो अपना खाना बनाती थी। जब मैं उसके घर गया और आवाज दी तो कोई जवाब नहीं आया। मैं बाड़ी की तरफ गया तो देखा रुचि की मां नहा रही थी। मैंने उधर जाना उचित नहीं समझा। मैं घर वापस आने को हुआ तो रुचि के रूम से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं उसके रूम के नजदीक गया। उसमें एक छोटी सी खिड़की बनी थी, बिल्कुल वैसी थी जैसे ऊपर की तरफ रोशनदान होता है, उतनी ही बड़ी थी। मैं जैसे ही उसकी खिड़की में से अंदर की तरफ झांका तो अंदर का सीन देखकर स्तब्ध रह गया था। फिर मैंने सोचा कि अभी इसकी मां घर में है, कहीं लफड़ा हो जाएगा और इस रुचि ने भी अगर काम करने से मना कर दिया तो मेरा काम उठ जाएगा। तभी मैंने किसी आने की आहट सुनी। बाड़ी की तरफ से उसकी मां आ रही थी। मैं रूम की खिड़की की तरफ से हटकर आंगन की तरफ आ गया। अब तक रेखा की मां आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेटा विनीत, तू आ, बैठ जा। फिर उसने रुचि को आवाज लगाई, विनीत आया है। वो सुन नहीं रही थी तो उसकी मां उसे बुलाने जाने लगी। मैंने झट से कहा, अरे आप रहने दीजिए, मैं खुद जाकर उनको बुला ले आता हूँ। आप बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, तू जा बुला कर ले आ। मुझे पहले से पता था कि वो क्या कर रही है और उसे किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। मैं गया और उसके रूम में सीधा घुस गया। मुझे अचानक से अंदर देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रुचि ने कहा, ऐसे किसी के कमरे में बिना खटखटाए कौन आता है? फिर मैं बाहर आ गया। थोड़े समय के बाद रुचि आई। मैंने बताया, माँ ने मुझे भेजा है कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, दिखाऊं। यदि दादी की तबीयत ठीक नहीं हो तो मैं आपकी मदद कर दूं, अस्पताल ले जाना हो तो मैं रेडी हूँ। रुचि बोली, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ले जाऊंगी। मैंने बोला कि आप ऐसा मत कहिए, मेरे साथ चलिए ना। मैं अपनी कार ले आया और उनको ले गया। हम सब कुछ देर में वापस आ गए। मेरे दिमाग में अभी भी रुचि जो कुछ कर रही थी वहीं घूम रहा था। अगले दिन वो घर में काम में आई तो मैंने उससे कल की बात के लिए माफी मांगी। तो उसने कहा, कोई बात नहीं विनीत, धोखे से हुआ, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। इतना कहकर वो अपना काम करने लगी। मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना तो चाहता था, लेकिन पड़ोसन थी, कहीं उल्टा सीधा न हो जाए। मैं एक दिन उसके घर गया तो वह अपनी माँ से कुछ कह रही थी। रुचि कह रही थी कि वह कुछ नहीं कर सकती, उसकी मजबूरी है। रुचि जो भी करती थी उसकी माँ को पता था। फिर कुछ दिनों में दिवाली आने वाली थी तो पिताजी ने पुताई और घर की साफ सफाई करने के लिए रुचि से कहा। रुचि ने कहा कि घर का काम थोड़ा ज्यादा है तो अपनी दोस्त भावना को भी साथ लाने के लिए कहने लगी, ताकि घर की सफाई में वह उसका हाथ बंटा सके। मेरे पापा ने भी कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि भावना भी हमारे खेतों में काम करती थी। लेकिन शायद हम उसके असली इरादों को समझने में चूक गए। घर के सभी लोग तैयारियों में व्यस्त थे और सफाई का काम तेजी से हो रहा था। एक दिन जब घर के लोग बाहर गए हुए थे और सिर्फ रुचि और भावना ही घर में थी, उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने घर के कीमती सामान की पूरी जानकारी जुटा ली थी। रुचि ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि किस अलमारी में क्या रखा है और कौन सा कमरा सबसे सुरक्षित है। दीपावली के दिन मेरी माँ ने रुचि और भावना को खाने पर बुलाया था। भावना तो समय से पहले ही हमारे घर आ गई थी, लेकिन रुचि नहीं आई थी। माँ ने कहा कि विनीत, रुचि को भी बुलाकर ले आओ ताकि खाना खा लें। मैं रुचि के घर चला गया। मैंने आवाज लगाई तो कोई नहीं बोला। फिर मैं अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने रुचि को फिर आवाज दी। उसने मेरी आवाज सुनी तो कमरे से ही बोली, हाँ विनीत, क्या काम है? मैंने उससे कहा, माँ ने आपको खाने पर बुलाया है। वो मेरे घर आ गई और भावना और रुचि ने साथ में खाना खाया। दीपावली की रात को जब पूरा घर पूजा और दियों की रोशनी में व्यस्त था, रुचि और भावना खाना खाकर एक बहाना बनाकर निकल गई। लेकिन असली खेल उस रात के बाद शुरू हुआ। जब अगले दिन पापा ने अलमारी खोली तो उसमें से कुछ कीमती गहने गायब थे। पहले तो हमें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब हमने घर के बाकी सामान की जांच की तो पता चला कि और भी बहुत कुछ गायब था। हमारी पूरी दुनिया जैसे उलट गई। पापा ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घर की छानबीन की और रुचि और भावना की तलाश शुरू की। थोड़े समय बाद उन्हें पकड़ लिया गया।
जब उनसे पूछताछ की गई तब सच्चाई सामने आई। रुचि ने बताया कि चोरी करना उसकी मजबूरी थी क्योंकि रुचि को नशे की लत थी और उसे पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, जिसके कारण रुचि ने यह सब किया। मैंने भी रुचि को उस दिन उसके घर पर हाथ में इंजेक्शन लगाते हुए देखा था, जिसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया था। मैंने पड़ोसी होने के नाते किसी को बताना उचित नहीं समझा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनकी बदनामी हो, लेकिन रुचि हमारे साथ ऐसा करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। रुचि ने स्वीकार किया कि उसने भावना के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। उसकी योजना यह थी कि दीपावली के उत्सव की चहल पहल में कोई उन पर शक नहीं करेगा और वे आसानी से चोरी कर निकल जाएंगे। हम सब स्तब्ध रह गए थे। जिस लड़की पर हमने इतना भरोसा किया था वह ही हमारे साथ विश्वासघात कर गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा एक 35 साल की शादीशुदा महिला है जिसका पति सुमित सरकारी नौकरी करता है। उनके एक बेटा था जो 10 साल की उम्र में भगवान को प्यारा हो गया था। इस हादसे से श्रद्धा को बहुत आघात लगा था। इसके बाद बहुत कोशिशों के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। सुमित एक शराबी कबाबी किस्म का आदमी था जो कि पत्नी को सिर्फ खिलौना समझता था। उसकी आवाज में कर्कशता और व्यवहार में रूखापन था। वह रोज ऑफिस से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। उसको शराब का शौक था जो उसे अपने पड़ोस में ही मिल जाते थे। रोज वो शराब पी के घर आता, फिर खाना खाता और उससे लड़ाई झगड़ा करता। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। बेचारी श्रद्धा एक नौकरानी बनकर रह गई थी। वह अपने पति से बहुत तंग आ चुकी थी, पर एक भारतीय नारी की तरह अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। पहले कम से कम उसके पास अपना बेटा था, पर उसके जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका पति उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था, न कोई प्यारी बातें ना ही कोई प्यार का इजहार। पर वह कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि पति घर में और भी बड़ा अधिकारी होता था। इस प्रताड़ना से श्रद्धा को महीने में 5 दिन की छुट्टी मिलती थी। श्रद्धा एक कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती थी। वह एक मेहनती और ईमानदार लड़की थी जिसके काम से उसका बॉस बहुत खुश था। उसका बॉस एक 50 साल का सेवानिवृत्त फौजी अफसर था। वह भी शादीशुदा था और एक दयालु किस्म का आदमी था। कई दिनों से वह नोटिस कर रहा था कि श्रद्धा गुमसुम सी रहती थी। फौज में उसने औरतों का सम्मान करना सीखा था। उसे यह तो मालूम था कि उसका बेटा नहीं रहा, पर फिर भी उसका मासूम दुखी चेहरा उसको ठेस पहुंचाता था। वह उसके लिए कुछ करना चाहता था, पर क्या और कैसे करे समझ नहीं पा रहा था। वह उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उधर श्रद्धा अपने बॉस का बहुत सम्मान करती थी क्योंकि उसे अपने बॉस का अपने स्टाफ के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। बॉस होने के बावजूद वह सबसे इज्जत के साथ बात करता था और उनकी छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता था। सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, बाकी सारा स्टाफ भी बॉस को बहुत चाहता था। एक दिन जब सबको महीने की तनख्वाह दी जा रही थी, बॉस ने सबको जल्दी छुट्टी दे दी। सब पैसे लेकर घर चले गए, बस श्रद्धा हिसाब के कागजात पूरे करने के लिए रह गई थी। जब यह काम खत्म हो गया तो वह बॉस की केबिन में उसके हस्ताक्षर लेने गई। बॉस, जिसका नाम संजय है, उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे बैठने को कहा और उसका वेतन उसे देते हुए उसके काम की सराहना की। श्रद्धा ने झुकी आंखों से धन्यवाद किया और जाने के लिए उठने लगी। संजय ने उसे बैठने के लिए कहा और उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने प्यार से उससे पूछा कि वह इतनी गुमसुम क्यों रहती है। क्या ऑफिस में कोई उसे तंग करता है या कोई और समस्या है? श्रद्धा ने सिर हिलाकर मना किया, पर बोली कुछ नहीं। संजय को लगा कि जरूर कोई ऑफिस की ही बात है और वह बताने से शर्मा या घबरा रही है। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वह बेधड़क उसे सच सच बता सकती है। श्रद्धा कुछ नहीं बोली और सिर झुकाए बैठी रही। संजय उसके सामने आ गया और उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई तो देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। संजय ने उसके गालों से आंसू पोंछे और उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। श्रद्धा अब एक बच्चे की तरह रोने लग गई थी और संजय उसे रोने दे रहा था जिससे उसका मन हल्का हो जाए।
थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई। संजय उसके सामने कुर्सी लेकर बैठ गया। पास के जग से एक गिलास पानी श्रद्धा को दिया। पानी पीने के बाद श्रद्धा उठकर जाने लगी तो संजय ने उसे बैठे रहने को कहा और बोला कि अपनी कहानी उसे सुनाए। क्या बात है, क्यों रोई, उसे क्या तकलीफ है? श्रद्धा ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया किस तरह उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक गंवार क्रूर शराबी के साथ करा दी थी, जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा था। उसके घरवालों ने सोचा था कि सरकारी नौकरी वाले के साथ उसका जीवन आराम से बीतेगा और वह सुरक्षित भी रहेगी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर वह खराब निकला तो उसका क्या होगा। श्रद्धा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट भी बता डाली। किस तरह उसका पति उसके साथ बुरा बर्ताव करता है और उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। किस तरह बिना किसी प्यार के उसका वैवाहिक जीवन नर्क बन गया है। जब उसने अपने 10 साल के बेटे के मरने के बारे में बताया तो वह फिर से रोने लगी। किस तरह से उसके घरवाले उसे ही उसके बेटे के मरने के लिए जिम्मेदार कहने लगे। किस तरह उसका पति एक और बच्चे के लिए उसके साथ जबरदस्ती करता था और अपने दोस्तों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाता था। संजय आराम से उसकी बातें सुनता रहा और बीच बीच में उसका सिर या पीठ सहलाता रहा। 1-2 बार उसको पानी भी पिलाया जिससे श्रद्धा का रोना कम हुआ और उसकी हिम्मत बढ़ी। धीरे धीरे उसने सारी बातें बता डाली जो एक स्त्री किसी के सामने नहीं बताती। श्रद्धा को एक आजादी सी महसूस हो रही थी और उसका बरसों से भरा हुआ मन हल्का हो रहा था। कहानी खत्म होते होते श्रद्धा यकायक खड़ी हो गई और संजय के सीने से लिपट गई और फिर से रोने लगी, मानो उसे यह सब बताने की ग्लानि हो रही थी। संजय भी उसको सांत्वना देने लगा। श्रद्धा को एक प्यार से बात करने वाले इंसान को अपना दुख बताकर अच्छा लग रहा था। संजय को भी बहुत दुख हुआ कि कैसे एक औरत इतना दुख झेल लेती है। वह सोच रहा था कि क्या करे, कैसे श्रद्धा की मदद की जा सकती है। संजय ने कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो श्रद्धा ने कहा, पहले आपके गेस्ट रूम में चलते हैं, वहां बात करेंगे। ऑफिस का एक कमरा बतौर गेस्ट रूम इस्तेमाल होता था जिसमें बाहर से आने वाले कंपनी अधिकारी रहा करते थे। उधर रहने की सब सुविधाएं उपलब्ध थीं। कमरे में पहुंचते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दिन के 1:30 बज रहे थे। दोनों को घर जाने की जल्दी नहीं थी क्योंकि ऑफिस शाम 5 बजे तक का था और वैसे भी उन्हें ऑफिस में देर हो ही जाती थी। तभी संजय ने देखा कि श्रद्धा दोनों के टिफिन खोलकर खाना टेबल पर लगा रही थी। दोनों ने खाना खाया और संजय श्रद्धा को समझाया कि कई बार जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन जाते हैं, इसलिए अच्छे से सोच लो। श्रद्धा ने कहा कि कोई भी औरत ऐसे निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेती। वह पूरे होशोवास में है और अपने निर्णय पर अडिग है और शर्मिंदा नहीं है। मुझे अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है और मैं अब सुमित को सबक सिखाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। संजय ने कहा कि अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुमित ने कहा, तुम मुझे कुछ समय दो ताकि मैं सोच सकूं कि क्या करना है। श्रद्धा राजी मान गई। संजय ने अगले शुक्रवार के लिए तैयार होकर आने को कहा और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। संजय अब अगले शुक्रवार की तैयारी में जुट गया। श्रद्धा कुछ असमंजस में थी। श्रद्धा जब तैयार होकर जाने लगी तो उसके पति ने जब उसे देखा तो पूछ उठा, कहा कि तैयारी है। श्रद्धा ने बताया कि आज दफ्तर में ग्रुप फोटो का कार्यक्रम है, इसलिए सबको तैयार होकर आना है। रोज की तरह उसका पति उसे मोटरसाइकिल पर दफ्तर तक छोड़कर अपने काम पर चला गया। श्रद्धा ने चलते वक्त उसे कह दिया, हो सकता है आज उसे दफ्तर में देर हो जाए क्योंकि ग्रुप फोटो के बाद चाय पानी का कार्यक्रम भी है। दफ्तर 10 बजे शुरू होता था पर श्रद्धा 9 बजे पहुंच जाती थी क्योंकि उसे छोड़ने के बाद उसके पति को अपने दफ्तर भी जाना होता था। श्रद्धा ने खास तौर से संजय का कमरा ठीक किया और पिछले 10 दिनों की तमाम रिपोर्ट्स और फाइल किनारे से लगाकर संजय की मेज पर रख दी। कुछ देर में दफ्तर के बाकी लोग आने शुरू हो गए। सबने श्रद्धा की ड्रेस की तारीफ की और पूछने लगे कि आज कोई खास बात है क्या। श्रद्धा ने कहा कि अभी उसे नहीं मालूम पर हो सकता है आज का दिन उसके लिए नए द्वार खोल सकता है। लोगों को इस व्यंग्य का मतलब समझ नहीं आ सकता था। ठीक 10 बजे संजय दफ्तर में दाखिल हुआ।
सबने उसका अभिनंदन किया और संजय ने सबके साथ हाथ मिलाया। जब श्रद्धा संजय के ऑफिस में उससे अकेले में मिली, संजय ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई हो। वह नहीं चाहता था कि दफ्तर के किसी भी कर्मचारी को उन पर कोई शक हो। श्रद्धा को उसने दफ्तर के बाद रुकने के लिए कह दिया। किसी तरह शाम के 5 बजे और सभी लोग संजय के जाने का इंतजार करने लगे। संजय बिना वक्त गवाए दफ्तर से घर की ओर निकल पड़ा। शीघ्र ही बाकी लोग भी निकल गए। श्रद्धा यह कहकर रुक गई कि उसे एक जरूरी फैक्स का इंतजार है। उसके बाद वह दफ्तर को ताला भी लगा देगी और चली जाएगी। उसने चौकीदार को भी छुट्टी दे दी। जब मैदान साफ हो गया तो श्रद्धा ने संजय को मोबाइल पर खबर दे दी। करीब आधे घंटे बाद संजय दोबारा ऑफिस आ गया। संजय ने कहा, सुमित को एहसास कराना होगा कि उसका व्यवहार कितना गलत है। वह सिर्फ शराब का बहाना लेकर अपने बर्ताव को सही ठहरा रहा है। हमें उसे मानसिक और सामाजिक तौर पर जागरूक करना होगा। संजय ने सुमित से मिलने का निर्णय किया, लेकिन एक योजना के साथ। वह श्रद्धा के साथ उसके घर चला गया। सुमित रोजाना की तरह नशे में घर आया और श्रद्धा को अपने बॉस के साथ देखकर बुरा भला कहने लगा। श्रद्धा का अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था तो उसने कहा कि वह उसे तलाक देना चाहती है। सुमित का सारा नशा इतना कहते ही उतर गया। सुमित बोला, यह तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है? श्रद्धा ने कहा कि वह रोजाना के इस बर्ताव के कारण बहुत दुखी है और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुमित अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। संजय सब कुछ देख रहा था। श्रद्धा वहां से अपने बॉस के साथ जाने लगी। सुमित अब श्रद्धा से माफी मांगने लगा और कहा कि हमारी समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी। श्रद्धा ने कहा, अगर तुम शराब नहीं छोड़ देते तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुमित ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी संजय ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हूं। सुमित को एक विशेष कार्यशाला में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, जहां शराब की लत से जूझ रहे लोगों को न सिर्फ अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ना सिखाया जाता, बल्कि उन्हें अपने परिवार और संबंधों की अहमियत समझाई जाती। सुमित ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब संजय ने उसे श्रद्धा की हालत का सच्चा चित्र दिखाया तो उसे भी कुछ एहसास हुआ। वह जानता था कि उसने श्रद्धा के साथ गलत किया है, पर वह इसे स्वीकारने को तैयार नहीं था। आखिरकार कुछ महीनों के बाद कार्यशाला के परिणाम दिखने लगे। सुमित धीरे धीरे शराब से दूरी बनाने लगा और उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन श्रद्धा ने भी सुमित को एक और मौका देने का निर्णय लिया, क्योंकि वह उसके सुधार की सच्ची कोशिश देख पा रही थी। श्रद्धा के जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। सुमित अब धीरे धीरे उसके साथ वह सम्मान और प्यार दिखाने लगा जिसकी वह हकदार थी। श्रद्धा ने भी अपने अंदर फिर से जीने की एक नई उम्मीद पाई। संजय के समर्थन और सही योजना के कारण श्रद्धा का जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। उसने सीखा कि दूसरों की मदद और सही मार्गदर्शन से किसी की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। श्रद्धा अब आत्मनिर्भर और सशक्त हो चुकी थी और उसने अपनी तकलीफों से उभरकर अपने लिए एक नई राह बनाई। कहानी का अंत भले ही एक सुखद मोड़ पर हुआ, लेकिन इस यात्रा ने श्रद्धा को सिखाया कि हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सही वक्त पर सही कदम उठाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और उस वक्त उसे संजय जैसे सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत थी, जिसने उसकी मदद की और उसकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक बार मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके रात को 11 बजे घर वापस आ रहा था, तो एक सुनसान जगह मुझे एक गाड़ी खड़ी नजर आई। जैसे ही मैं गाड़ी के नजदीक आया तो मैंने अपनी बाइक धीरे की तो गाड़ी के साथ एक महिला खड़ी हुई नजर आई। मैंने बाइक रोककर पूछा, मैडम क्या हुआ? तो उसने कहा, शायद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। मैंने कहा, यहाँ पर तो आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वो कहने लगी, नहीं आप जाओ, मैं किसी और से मदद ले लूंगी। मैंने कहा, मैडम इतनी रात को कौन आपकी मदद करेगा? और फिर यहाँ तो आसपास कोई भी नजर नहीं आता है, बस ट्रकों के अलावा फिर यहाँ सुनसान इलाका है।
तो वो बोली कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है मैडम। तो वो कहने लगी नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तो मैंने कहा नहीं मैडम, पेट्रोल तो आपको यहाँ नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आपके पास कोई बोतल हो तो वो मुझे दो, मैं कुछ इंतजाम कर देता हूँ। तो उसने कहा हाँ, गाड़ी में पानी की बोतल है। तो मैंने कहा वो मुझे दे दो। तो उसने गाड़ी से निकाल कर पानी की खाली बोतल मुझे दे दी और कहने लगी आपको ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। मैंने कहा मैडम, इसमें कष्ट की क्या बात है, आदमी ही आदमी के काम आता है। फिर मैंने उनसे पानी की खाली बोतल लेकर अपनी बाइक का नीचे से पेट्रोल का पाइप निकाल कर बोतल में पेट्रोल भरने लगा। तो वो मेरे पास आकर कहने लगी मैंने सोचा था कि आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने के लिए जाओगे, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया था, सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैंने पेट्रोल को बोतल में भरकर उनको कहा आप अपनी गाड़ी का ढक्कन खोलो। तो उसने गाड़ी के पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोल दिया और मैंने बोतल से उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया और फिर दोबारा से बोतल में बाइक से पेट्रोल भरने लगा। तो वो भी मेरे पास आकर बात करने लगी। उसने कहा मेरा नाम गुंजन है। मैंने अपना नाम विजय बताया और बोतल में पेट्रोल भरकर गाड़ी में डाल दिया। उसके बाद हम दोनों उसकी गाड़ी के पास खड़े होकर बात करने लगे। मुझे उसके साथ बात करते करते गुंजन के मुंह से शराब की बू आई, क्योंकि हम अब काफी नजदीक खड़े होकर बात कर रहे थे। मैंने कहा गुंजन जी, आप ड्रिंक करती हैं क्या? तो गुंजन झेंप कर कहने लगी नहीं तो। मैंने कहा फिर आपके मुंह से बू क्यों आ रही है? गुंजन ने कहा विजय, मैं शादी में आई थी और वहां अपने दोस्तों के कहने पर थोड़ी सी ले ली और कुछ नहीं। मैंने देखा कि रात के 12 बज चुके हैं, तो मैंने कहा गुंजन जी आप अब अपने घर जाइए, मैं भी अपने घर जाता हूँ। गुंजन कहने लगी ठीक है और मुझे पेट्रोल के पैसे देने लगी, तो मैंने मना कर दिया। तो गुंजन ने कहा विजय, आपके घर पर कौन कौन है? मैंने कहा मैं अकेला ही रहता हूँ, और आप गुंजन जी? गुंजन ने कहा विजय, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और मेरे साथ मेरे पति रहते हैं, वो ज्यादातर काम के कारण बाहर ही रहते हैं। मैंने कहा गुंजन जी अब घर चलते हैं। तो गुंजन ने कहा आप अपना फोन नंबर तो दे दो। मैंने कहा किस लिए? तो गुंजन ने कहा क्यों नहीं देना चाहते? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, और मैंने अपना फोन नंबर गुंजन को दिया और हम दोनों चल दिए। बाईपास पहुंचकर हम दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और अपने अपने घर चल दिए। अगले दिन 10 बजे गुंजन का फोन आया, विजय तुम कहाँ पर हो? मैंने कहा अभी तो घर पर हूँ। गुंजन कहने लगी आज मुझसे मिल सकते हो? तो मैंने कहा नहीं, आज नहीं, फिर कभी? तो गुंजन कहने लगी नहीं, आज आप मेरे घर पर मिलो। मैंने कहा नहीं गुंजन जी, आज मैं नहीं आ सकता। तो गुंजन कहने लगी नहीं विजय, आज आपको आना ही पड़ेगा, और मैंने फोन रख दिया। उसके बाद मैं नहाने के लिए चला गया और मैं 15 मिनट के बाद मैं जैसे ही देखता हूँ कि मेरे फोन पर 15 मिस कॉल है गुंजन जी की। मैंने जैसे ही कॉल किया तो गुंजन बोली विजय, आप बात नहीं करना चाहते तो बोल देते। मैंने कहा गुंजन जी, मैं तो नहाने के लिए गया था, तो फोन कैसे उठाता? मैं तो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने तो आपको पहले ही मना कर दिया था, तो आप क्यों बार बार फोन कर रही हैं? यह कहकर मैंने फोन रख दिया। मैं जैसे ही घर से निकला तो गुंजन का फिर से फोन आ गया। मैंने झुंझलाहट में कहा गुंजन जी, आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं तो आपसे परेशान हो गया, बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गुंजन कहने लगी नहीं, आज ही मिलो। तो मैंने कहा ठीक है, अपना पूरा पता दो, मैं आपसे अभी 1 घंटे बाद आकर मिलता हूँ। गुंजन ने अपना पता बताया। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपने काम पर गया और उसके बाद गुंजन के घर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई तो गुंजन ने दरवाजा खोला और देखते ही बोली विजय आप आ गए, आओ अंदर। गुंजन ने दरवाजा बंद किया और मैं भी गुंजन के साथ अंदर आ गया। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने पानी पीने के बाद कहा गुंजन जी, आपको मुझसे क्या काम है जो आप इतना परेशान है? गुंजन ने कहा विजय, मेरे पति मेरे पास नहीं रहते और अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण जो हर औरत को चाहिए वह नहीं मिल पाता है। गुंजन ने कहा मुझे पति का प्यार चाहिए और मेरे पति यह सब समझने के लिए तैयार नहीं है।
मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो गुंजन ने कहा मैं आपके साथ मिलकर अपने अकेलेपन को दूर करना चाहती हूँ। मैंने गुंजन से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कहा गुंजन जी अब मैं चलता हूँ, ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊंगा। तो गुंजन ने कहा नहीं विजय, आज आप ड्यूटी मत जाओ, आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं जिससे मैं अपने अकेलेपन को दूर कर सकूं। मैंने कहा नहीं। तो गुंजन नाराज होने लगी, कहने लगी विजय आप मेरे लिए एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? मैंने कहा नहीं गुंजन जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको शाम को मिलता हूँ, ड्यूटी खत्म करके आता हूँ। मेरे इतना कहते ही गुंजन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं बाय करके ड्यूटी के लिए निकल गया। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी जल्दी खत्म करके जल्दी से निकल गया। शाम को मैंने गुंजन के घर पर घंटी बजाई तो गुंजन ने जल्दी से दरवाजा खोला। मैंने कहा गुंजन जी, कुछ खाने पीने के लिए तो होगा। गुंजन ने कहा आपने भी क्या बात कर दी, मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है। बस फिर टेबल पर वंदना ने सारा सामान तुरंत ही लगा दिया और थोड़ा सा खाया जो भी खाने के लिए गुंजन ने रखा था, और फिर हम दोनों बाहर घूमने के लिए निकल गए। मैंने गुंजन से बातें करते हुए शहर में घूम रहे थे। गुंजन काफी खुश लग रही थी क्योंकि आज बहुत दिनों से उसे कोई मिला था जिसे वह अपनी दिल की बात कर सकती थी। फिर मैंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। गुंजन ने कहा हाँ क्यों नहीं। फिर हमने एक होटल में खाना खाने चले गए। खाने खाने के बाद मैंने कहा गुंजन जी आप घर में अकेली ही रहती हैं या फिर साथ में और भी कोई रहता है? गुंजन ने कहा विजय आप मुझे गुंजन ही कहो क्योंकि अब दोस्त हैं। गुंजन ने कहा विजय मैं जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। जब से शादी हुई है, पहले तो पति साथ रहता था, हम दोनों बहुत ही खुश थे, पर धीरे धीरे सब कुछ इतना बदल गया कि मैं आपको क्या बताऊं। यह कहकर गुंजन रोने लगी। मैंने गुंजन से कहा जो भी कुछ हुआ उसमें आपका क्या कसूर है? जो भी होना था वो हो गया, आपके पति घर आते तो हो गए। तो कहने लगी हाँ 15 से 20 दिन में आता है और 1-2 दिन रहकर चला जाता है। मेरे साथ जब तक रहता है बहुत खुश रहता है और मुझे भी हर खुशी देता है। मैंने कहा गुंजन जी इसमें दुखी होने की क्या बात है? 5 साल आपकी शादी को हुए हैं, फिर इतनी जल्दी से आप लोग घबरा गए। काफी रात हो गई थी तो मैंने गुंजन से कहा अब हमें घर चलना चाहिए। गुंजन ने कहा चलो चलते हैं, और फिर हम वापसी घर आ गए और मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर आ गया। हमारी दोस्ती अब गहरी होने लगी थी और गुंजन मुझे अपने जीवन की छोटी से छोटी बातें भी बताने लगी थी। एक दिन गुंजन ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं जैसे ही गुंजन के घर गया तो गुंजन केवल अपने गाउन को पहने हुए थी। गुंजन ने मुझे अपने पास बैठाया और बातें करने लगी। मुझे गुंजन के इरादे कुछ अलग लग रहे थे। गुंजन ने मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे बारे में सब जानते हो। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जानना मेरा हक है। गुंजन ने कहा तुम मुझे वह दे सकते हो जिसकी मुझे जरूरत है। मैंने आश्चर्य से गुंजन की ओर देखा तो उसने कहा मुझे पति के प्यार की जरूरत है लेकिन वह मुझे नहीं मिल पा रहा है। गुंजन ने कहा तुम मुझे पति का प्यार दे सकते हो। मैंने कहा कैसी बातें कर रही हो, हम सच्चे दोस्त हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। माना तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जो नहीं मिला उसके लिए तुम्हें अपने पति से बात करनी चाहिए, शायद वह तुम्हारी बात समझ सके। और मैं वहां से सीधा अपने घर चला आया। कुछ दिन मैंने गुंजन से बात नहीं की और उसके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। इसी तरह काफी समय बीत गया और एक दिन गुंजन मेरे घर आई और मुझे गले लगाकर थैंक यू कहा। मैंने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो गुंजन मुझसे माफी मांगने लगी। गुंजन ने कहा कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और तुमने मेरी आंखें खोल दी। वह बोली तुम्हारे जाने के बाद इसके बारे में मैंने अपने पति से बात की और वह मान गए। अब मैं और मेरे पति एक दूसरे को समझने लगे और वह मेरे लिए समय भी निकालने लगे। मैं भी खुश था क्योंकि अब मैं और गुंजन वापसी एक अच्छे दोस्त बन गए थे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऑफिस से कुछ जल्दी ही घर चला गया। वहां भी बिजली गुल थी। मेरी कॉलोनी में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के कारण बिजली फेल हो गई थी। लगभग सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उमस और गर्मी बहुत ज्यादा थी।
सभी के बच्चे सड़क पर धमा चौकड़ी मचा रहे थे। हमारे घर वाले भी बाहर खड़े होकर पड़ोसियों से बातें कर रहे थे। मैं भी अपनी बाइक घर के बाहर ही खड़ी करके ठीक बगल वाली भाभी जी से बातें करने लगा, जो कि हाल ही में दिल्ली से लखनऊ आई थी और हमारे परिवार से अच्छी जान पहचान हो गई थी। मैंने ही महेश को अपने ठीक बगल वाले मकान किराए पर दिलवा दिया था। उनके परिवार में सिर्फ 3 सदस्य थे। महेश उम्र लगभग 35 साल, उनकी पत्नी विद्या और महेश की बहन कोमल। इस वक्त विद्या भाभी साड़ी में गजब की सुंदर लग रही थी। वो लगभग 30 वर्ष की थी। मैं विद्या भाभी से आम बातचीत कर ही रहा था कि इतने में कोमल भी वहां आ गई। मैंने कोमल से ऐसे ही पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उसने कहा, कोई खास नहीं, जो मुझे समझ में आता है उसे ही पढ़ लेती हूँ। मैं अपनी सलाह देने और मदद करने की आदत से मजबूर उसको सलाह देने लगा। मैंने कहा, तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, यहीं पास में ही है, आने जाने में दिक्कत भी नहीं होगी। वहां पर मेरे ही बैच का लड़का फैकल्टी है, उसको मैं बोल दूंगा तो वो तुम्हारी मदद कर देगा। इस पर विद्या भाभी बोली, आप कल ही इसका एडमिशन करा दीजिए। दिन भर नेट पर सर्फिंग किया करती है, मुझे इसको गाइड करने का समय नहीं मिलता है। समय खराब करने से कोई फायदा नहीं, मैं महेश से बात कर लूंगी। मैंने विद्या भाभी से कहा, कल मैं कोमल को सुबह ऑफिस जाते समय ले लूंगा और इसका एडमिशन करा दूंगा। कोमल बोली, हाँ यही ठीक है। मैंने कहा, गर्मी बहुत है। इतने में बहुत तेज बारिश होने लगी। बाहर खड़े सब लोग अपने अपने घर भाग गए। 1 घंटे की बारिश के बाद मौसम बड़ा सुहाना हो गया। करीब 11 बजे खाना खाकर मैं अपने बेडरूम में गया, कमरे की लाइट ऑन की। फिर बरामदे में पहुंचकर मैंने वहां की बत्ती जैसे ही जलाई कि बल्ब फ्यूज हो गया। लिहाजा बरामदा और पूरी छत अंधेरे की आगोश में ही रहा। मेरा बेडरूम दूसरी मंजिल पर है, उसके सामने बरामदा, फिर खुली छत और बरामदे में महेश के बेडरूम की शीशेदार खिड़की खुलती है। महेश के बेडरूम की खिड़की बंद थी लेकिन पर्दा हटा था। मैंने ऐसे ही कौतूहलवश उसके कमरे में नजर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एसी चल रहा था और नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे की हर चीज मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। इतने में दरवाजे का पर्दा हटा और विद्या भाभी ने कमरे में प्रवेश किया और फिर ट्यूबलाइट जलाई। मैं थोड़ा पीछे अंधेरे में आ गया ताकि वो देख न सकें। उसके बाद वो सीधे कपड़ों की अलमारी के पास गई और उसका दरवाजा खोलकर अपना गाउन निकाला और उसको बिस्तर पर रख दिया। फिर मुड़कर बगल में लगे शीशे में अपने आप को कई कोणों से निहारने लगी और धीरे से मुस्कुराई। एक बार फिर उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा और फिर बेडरूम से जुड़े बाथरूम में चली गईं। वापस आकर उन्होंने गाउन को पहन लिया। यह सब देखकर तो मेरी कामकंपी छूट गई। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उन्होंने टीवी के ऊपर से रिमोट उठाया और बिस्तर पर पैताने की तरफ सिर करके पेट के बल लेट गई और पैर घुटनों से मोड़कर लेट गई। उन्होंने फिर टीवी चलाया और कई चैनल बदलने के बाद मूवी आ रही थी वही देखने लगी। कोई 5 मिनट के बाद महेश ने कमरे में प्रवेश किया, पलटकर कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर विद्या की तरफ देखकर बोला, वाह क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। फिर महेश ने टीवी की तरफ देखते हुए पूछा, कौन सी फिल्म आ रही है? विद्या ने महेश की तरफ मुखातिब होकर जवाब दिया, गुड फिल्म। महेश बोला, फिर अलमारी खोलकर अपना स्लीपिंग सूट निकालकर बिस्तर पर रखा और कमरे की सारी लाइट बंद कर दी और सोने चला गया। आज सुबह मैं जल्दी ही तैयार हो गया, बाइक बाहर निकाली और कोमल को बुलाने के लिए उसके घर की घंटी बजा दी। वो तैयार ही थी, तुरंत बाहर आ गई और साथ में विद्या भाभी भी ऑफिस के लिए तैयार होकर आ गई। भाभी मुझसे बोली, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैंने कोचिंग की फीस कोमल को दे दी है। यह कहते हुए अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चली गई। मैंने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और कोमल को बैठाकर चल दिया। कोचिंग पहुंचकर उसका एडमिशन करा दिया और वापस घर छोड़ दिया और उसके बाद अपने ऑफिस चला आया। ऑफिस में आज कोई खास काम नहीं था। मैं अपने दोस्तों से जो ऑनलाइन थे उनसे चैट करने लगा, खास तौर से रीमा से। उसके साथ मैं तकरीबन पिछले 1 महीने से रोज चैटिंग कर रहा था। उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अचानक रीमा भी ऑनलाइन हो गई। मैंने तुरंत उसको मैसेज भेजा, फिर हम लोग आम बात करने लगे और उसी में उसने मुझे बताया कि अब वो लखनऊ अपने भाई के साथ रहने आ गई है।
कोचिंग में एडमिशन आज ही ले लिया है। मैंने पूछा तुम लखनऊ में कहाँ रह रही हो? तो उसने जब पता बताया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि यह तो हमारी कॉलोनी का पता था। यह सुनकर मेरा माथा ठनका, क्योंकि सिर्फ आज ही मैंने कोमल का एडमिशन उसी कोचिंग में कराया था। मैंने उससे उसका असली नाम फिर पूछा तो उसने रीमा ही बताया। पहले भी यही बताया था तो मुझे कुछ शक तो हुआ, लेकिन मैंने उस पर विश्वास कर लिया। मैंने फिर उससे कहा अब तो हम लोग एक ही शहर क्यों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो तुम हमसे कभी मिलो। तो उसने कहा समय आने पर मैं आपसे जरूर मिलूंगी। आपका सेल नंबर तो मेरे पास है ही, मैं आपको कॉल कर लूंगी, यह मेरा वादा है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोली अब मैं ऑफलाइन हो रही हूँ क्योंकि भाभी आने वाली है। यह पढ़कर मैं खुश हो गया। मैंने सोचा कि चलो जल्दी ही मुलाकात होगी। फिर मैंने सभी ऑनलाइन दोस्तों से विदा लेकर कंप्यूटर बंद किया और घर को रवाना हो गया। आज मुझे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करानी थी, इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी ही निकल गया था। गाड़ी सर्विस कराने के बाद मैं घर पहुंचा। मैं अभी लंच लेने के बाद सोने की सोच ही रहा था कि बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी भाभी ने कहा बंटी देखो बाहर कौन है। मैं बाहर निकला तो देखा कि गेट पर कोमल खड़ी है। मैंने उससे पूछा क्या बात है, तो उसने कहा मुझे आपसे ही काम है। मैंने कहा अंदर आ जाओ, तो कोमल अंदर आ गई। तब तक मेरी भाभी भी रसोई से निकलकर हम लोगों के पास आ गई और कोमल से पूछा क्या बात है कोमल? तो उसने कहा कुछ नहीं भाभी, असल में मुझे कोचिंग में एक होमवर्क मिला है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं। कोचिंग से लौटते समय मैंने बंटी भैया की गाड़ी बाहर खड़ी देखी तो सोचा कि इन्हीं से पूछ लूं। भाभी बोली हाँ हाँ बिल्कुल जाओ बंटी, देख लो और बाहर से दरवाजा बंद कर लेना, मैं सोने जा रही हूँ, तुमको आने में देर हो सकती है। मैंने कहा ठीक है भाभी। और फिर हम दोनों मुख्य द्वार बंद करके कोमल के घर चले गए। कोमल कोचिंग के बाद इस वक्त अकेली ही घर पर रहती थी, क्योंकि उसके भाई और भाभी दोनों एक ही साथ ऑफिस में काम करते थे और एक ही साथ आते जाते थे। खैर मैंने कोमल से पूछा क्या समस्या है, तो उसने कहा आज मेरा इंग्लिश का टेस्ट हुआ था, उसमें बहुत कम अंक मिले। सर ने कहा है कि रीडिंग और स्पीकिंग सही करो। मेरा उच्चारण भी सही नहीं है, तो बंटी भैया बताइए कि मैं कैसे सुधार करूं। मैंने कहा बहुत आसान है, नेट पर ऑनलाइन बहुत सी साइट है जिस पर तुम प्रैक्टिस कर सकती हो। तो वो बोली प्लीज आप नेट पर सर्च कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कंप्यूटर कहाँ है? उसने कहा मेरे बेडरूम में है, और फिर बोली आइए। उसने कुर्सी पर बैठकर अपना कंप्यूटर ऑन किया और नेट कनेक्ट करके मुझसे कहा आप सर्च करिए, तब तक मैं कपड़े बदलकर आपके लिए चाय बनाती हूँ। फिर मैं गूगल पर साइट सर्च करने लगा। एक साइट मुझे कुछ समझ में आई कि अचानक लाइट चली गई और यूपीएस न होने की वजह से कंप्यूटर भी बंद हो गया। इसी बीच कोमल अपने दोनों हाथों से चाय की ट्रे पकड़े हुए कमरे में आई और बोली लीजिए आप चाय पीजिए, तब तक शायद बिजली आ जाए। उसने ट्रे कंप्यूटर टेबल के एक कोने पर रख दी और खुद मेरे बगल में बिस्तर पर बैठकर चाय पीने लगी। अभी हम लोग चाय पी ही रहे थे कि बिजली आ गई। मैंने कप रखा और कंप्यूटर ऑन किया। फिर मैंने सोचा कि दोबारा सर्च करने से क्या फायदा, वेब हिस्ट्री में तो पड़ा ही होगा, उसी से दोबारा साइट खोल लेंगे। फिर मैंने वेब हिस्ट्री खोली, उसमें वो साइट तो थी ही, लेकिन मेरी नजर उसकी हिस्ट्री पर पड़ी। तो मैंने बगल में बैठी चाय पीते हुए कोमल से पूछा कि ये सिस्टम कौन कौन प्रयोग करता है। तो उसने कहा मैं और मेरी भाभी। मैंने पूछा तुम सोशल मीडिया पर किसी से बात करती हो? पहले तो कोमल ने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि तुम उससे रीमा नाम से बात करती हो ना, तुरंत उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए और उसने पूछा कि आपको कैसे पता? मैंने कहा वो बंटी सिंह मैं ही हूँ जिससे तुम रोज चैट करती हो। इस पर वो शर्मा गई और मेरे पीठ पर हल्के से हाथ मारकर कहा आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मैं तो बहुत घबरा गई थी कि न जाने आप क्या सोचेंगे। मैंने कहा चलो भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है, वैसे भी तुम मुझसे मिलने का वादा कर चुकी हो। इस पर वो शर्माकर मुस्कुराने लगी। फिर मैंने उसको एक साइट सर्च करके दी और कहा इस पर तुम रीडिंग करो और हेडफोन से सुनो और बोलकर प्रैक्टिस करो। उसने कहा थैंक्स। मैंने कहा अब इसकी कोई जरूरत नहीं। आज ऑफिस आने में कुछ देर हो गई। आते ही मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाकर आज के काम की लिस्ट मंगाई। फिर मैंने काम के अनुसार असिस्टेंट को सब कुछ समझा दिया।
और कहा कि आज मुझे 1 बजे एक खास मीटिंग में जाना है, बाकी का काम तुम देख लेना। वो बोला ठीक है सर, आप टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। मैं बेसब्री से उसके फोन का इंतजार कर रहा था। इतने में कोमल का फोन आ गया और उसने बताया आज भैया और भाभी ऑफिस नहीं गए हैं, आज का कार्यक्रम रद्द करो, कल का रखो। वैसे तो उन लोगों का शनिवार ऑफ रहता है, लेकिन आज की बजाय वो लोग कल ऑफिस जाएंगे। मेरा मूड बहुत खराब हो गया। खैर मैं कर भी क्या सकता था सिवाय इंतजार के अलावा। शनिवार को मुझे ऑफिस के काम से दोपहर की फ्लाइट से 5 दिनों के लिए मुंबई जाना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं अपने ऑफिस वापस आ गया और बचे हुए काम निपटाने लगा। फिर अगले दिन में जल्दी ऑफिस आ गया क्योंकि कुछ फाइल्स लेकर मुझे मुंबई जाना था। करीब 10 बजे कोमल का फोन आया। उसने बताया भाभी भैया अभी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। मैंने उससे कहा यार मेरी भाभी भी तो घर पर है, तो उसने बताया आपकी भाभी अभी पड़ोस की आंटी के घर हवन में गई है और मुझसे कह गई है कि आप आज जल्दी घर आएंगे और वो 2 बजे तक वापस आएंगी। फिर मैंने तुरंत उसका सारा सामान जो कल खरीदा था लेकर घर रवाना हो गया। कोमल अपने गेट पर ही खड़ी थी। उसने कहा आपके घर की चाबी मेरे पास है। मैंने उससे चाबी ली और घर खोलकर अपना सामान रखकर वापस अपना घर बंद करके कोमल के घर चला गया। अब मैं रोजाना कोमल को ट्यूशन देने लगा। कोमल और मेरी दोस्ती एक अनजान नाम से हुई, लेकिन हम इस तरह मिलेंगे और हमारी दोस्ती इस कदर परवान चढ़ेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।